नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने संघर्ष की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। जी हाँ, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये भारत का पहला देशव्यापी अहिंसक जन आंदोलन था, जिसने सच में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। तो सवाल यही उठता है, और हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी कि क्या दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को बिना कोई हथियार उठाए सिर्फ सहयोग ना करके झुकाया जा सकता था। असल में यह पूरा आंदोलन इसी एक बड़े विचार की परीक्षा थी। तो आज हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले एक परिचय, फिर जानेंगे कि इसके कारण क्या थे, इसके कार्यक्रम और असर क्या हुआ, और आखिर में चौरी चौरा कांड के बाद इसके नतीजों और ऐतिहासिक महत्व पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। तो चलिए सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन ये ऑफिशियली 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और फरवरी 1922 तक चला। और हाँ, ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला ऐसा अखिल भारतीय संघर्ष था जिसने कांग्रेस को कुछ पढ़े लिखे लोगों की पार्टी से निकालकर आम जनता का आंदोलन बना दिया। देखिए, कोई भी इतना बड़ा आंदोलन रातों रात शुरू नहीं होता। उसके पीछे कई वजहें होती हैं। असहयोग आंदोलन के मामले में भी एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था कि एक देशव्यापी विरोध होना लगभग तय था। और जरा सोचिए, ये घटनाएं कितनी तेजी से एक के बाद एक हुईं। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद जो धोखा मिला, फिर रॉलेट एक्ट जैसा जालिम कानून आया, फिर जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार, और साथ ही खिलाफत का मुद्दा। इन सबने मिलकर पूरे देश में गुस्से की एक ऐसी आग लगा दी जो एक बड़े आंदोलन का आधार बनी। गांधी जी का विजन सिर्फ विरोध करने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, वो एक आत्मनिर्भर राष्ट्र भी बनाना चाहते थे। इसीलिए इस आंदोलन की स्ट्रैटेजी के 2 पहलू थे। एक, ब्रिटिश सिस्टम को कमजोर करना, और दूसरा, एक भारतीय सिस्टम को मजबूत करना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि असहयोग का असल मतलब क्या था। इसका सीधा सा मतलब था कोऑपरेट नहीं करना। ये एक अहिंसक लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया था। मकसद ये था कि ब्रिटिश सरकार को ये एहसास दिलाया जाए कि भारतीयों के सहयोग के बिना वो यहाँ राज कर ही नहीं सकते। इस 2 तरफा स्ट्रैटेजी को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ था नकारात्मक कार्यक्रम, मतलब सरकारी टाइटल्स लौटा दो, स्कूल, कोर्ट, विदेशी सामान सबका बाइकआउट करो। और वहीं दूसरी तरफ था सकारात्मक, यानी कंस्ट्रक्टिव काम, जैसे स्वदेशी अपनाओ, अपने राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज खोलो और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दो। अब इतने बड़े आंदोलन को चलाने के लिए पैसे तो चाहिए थे, तो इसके लिए तिलक स्वराज फंड बनाया गया। और आप सोचिए, उस जमाने में इसमें 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जमा हो गए। ये इस बात का सीधा सबूत था कि जनता का सपोर्ट कितना जबरदस्त था। अब आते हैं इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत पर, और वो थी आम जनता की भागीदारी। ऐसा पहली बार हो रहा था कि समाज का हर तबका, किसान, मजदूर, छात्र, वकील और यहाँ तक कि महिलाएं भी आज़ादी की लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल हो रहे थे। ये आंदोलन सच में पूरे देश का आंदोलन था। स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जैसे बड़े बड़े वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, किसानों ने लगान देने से मना कर दिया, और शायद सबसे बड़ी बात, महिलाओं ने पहली बार घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर संघर्ष किया। और इसका असर सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि अंग्रेजों की जेब पर भी सीधा असर पड़ रहा था। 1921 और 22 के बीच विदेशी कपड़ों का इंपोर्ट लगभग आधा रह गया। सोचिए, ये मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, और इसने बायकॉट की ताकत को साबित कर दिया। जब आंदोलन अपने चरम पर था, जब लग रहा था कि अब स्वराज दूर नहीं है, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे देशव्यापी आंदोलन पर अचानक ब्रेक लगा दिया। ये बात है 5 फरवरी 1922 की। जगह थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक छोटा सा कस्बा चौरी चौरा। ये तारीख भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अहम मोड़ बनकर रह गई। हुआ ये कि एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चला दी। जवाब में गुस्साई भीड़ बेकाबू हो गई और उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। अब ये जो हिंसा हुई, ये गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थी। और जैसे ही गांधी जी तक इस हिंसा की खबर पहुंची, उन्होंने 12 फरवरी 1922 को पूरे आंदोलन को फौरन वापस लेने का ऐलान कर दिया। उनका मानना था कि देश अभी एक अहिंसक लड़ाई के लिए तैयार नहीं है।
लेकिन गांधी जी के इस फैसले से देश में बहुत निराशा फैली। मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई बड़े नेता इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। ये जो कोट है, ये उसी भावना को दिखाता है। उनका मानना था कि जब आंदोलन अपने चरम पर था, तब एक जगह की घटना की वजह से पूरे देश के आंदोलन को रोकना एक बहुत बड़ी भूल थी। तो क्या यह आंदोलन असफल हो गया? अगर हम तात्कालिक लक्ष्य यानी 1 साल में स्वराज को देखें तो शायद हाँ, लेकिन इसका असली महत्व इसके दूरगामी नतीजों में छिपा है। ये आंदोलन असफल नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक ठहराव था। इस आंदोलन की कई बड़ी उपलब्धियां थीं। सबसे बड़ी बात, इसने जनता के मन से अंग्रेजों का डर निकाल दिया। जेल जाना अब शर्म की नहीं, सम्मान की बात बन गया। इसने गांधी जी को पूरे देश का निर्विवाद नेता बना दिया और इसने भविष्य के बड़े आंदोलनों जैसे सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। और आखिर में एग्जाम के लिहाज से कुछ जरूरी बातें फटाफट देख लेते हैं। आंदोलन का समय, इसके मुख्य कारण, चौरी चौरा की घटना, इसका आर्थिक प्रभाव और हाँ, इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन। ये सभी पॉइंट्स याद रखने बहुत जरूरी हैं। असहयोग आंदोलन हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी संघर्ष में ज्यादा जरूरी क्या है, लक्ष्य या सिद्धांत? क्या एक बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अपने मूल सिद्धांतों से समझौता किया जा सकता है, या फिर सिद्धांत ही अपने आप में सबसे बड़ा लक्ष्य होते हैं? गांधी जी के उस फैसले पर आज भी बहस होते हैं और ये हमें रणनीति और सिद्धांतों के बीच के संतुलन पर सोचने के लिए मजबूर करता है।